सुप्रभात मित्रों, आप सभी का सिद्धार्थ हिंदी ज्ञान सहिता में स्वागत है। हम लोगों का प्रकरण जो है वो संधि चल रहा था। संधि प्रकरण में हम लोगों ने स्वर संधि के जो भेद हैं उनको पढ़ लिया, अर्थात अच संधि के। अब आगे हम लोगों को पढ़ना है व्यंजन संधि अर्थात हल संधि। व्यंजन को क्या कहा गया? हल। हल क्या है? हल एक प्रत्याहार है जो व्यंजनों का प्रत्याहार है। कह सकते हैं हाइब्रिड के हा से और लण के अणा से एक जो प्रत्याहार बन करके तैयार हुआ उसे क्या कहा गया? हल कहा गया। तो व्यंजन को हल के नाम से भी जानते हैं। जिस तरह से स्वरों को अच के नाम से जानते हैं वैसे व्यंजनों को हल के नाम से भी जानते हैं। अब हमको ये ध्यान देना है इस संधि में कि व्यंजन जो संधि है अर्थात जो हल संधि है वो क्या है कि स्वरों के साथ भी यानी मिल सकती है और व्यंजनों के साथ, या कह सकते हैं कि व्यंजन और स्वर मिलकर के व्यंजन बना सकते हैं और व्यंजन प्लस व्यंजन मिला करके व्यंजन बना सकते हैं। ऐसी स्थिति में हम ये थोड़ा सा ये पूर्व की जो संधि पढ़ चुके हैं उस पर एक बार ध्यान देते हैं कि दीर्घ संधि में आदेश दीर्घ हो रहा था, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा वो हो रहा था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? दीर्घ संधि। गुण संधि में आ ए ओ आदेश वर्ण हो रहे थे, गुण संज्ञक वर्ण हो रहे थे, इसलिए गुण उसका नाम पड़ा। वृद्ध में बड़ा आ आई औ हो रहे थे, इसलिए उसको क्या कहा गया? क्या कहा गया? वृद्ध संधि। फिर यण संधि में या व र ल आदेश हो रहे थे अर्थात यण आदेश हो रहा था, इसलिए यण संधि। अब इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा अयादि संधि, आय आओ आय आओ ये आदेश हो रहे थे तो इसलिए उसको अयादि संधि कहा गया। फिर हम लोगों ने पूर्व रूप और पर रूप भी पढ़ा। पूर्व रूप में क्या था कि ए ओ क्या हो जाते हैं? पूर्व की तरह हो जाते हैं तो पूर्व रूप हो जाते हैं, और क्या है कि ए ओ यदि पर की तरह हो जाते थे तो पर रूप कहा गया। तो इस तरह से हम लोगों ने स्वर के जितने भी भाग थे उन जो मुख्य मुख्य भाग थे उनका अध्ययन कर लिया। अब आगे हम लोगों को पढ़ना है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि सबसे पहले समझते हैं कि व्यंजन संधि है क्या? व्यंजन संधि का अर्थ होता है कि जब कोई भी वर्ण क्या है कि व्यंजन वर्ण स्वर या व्यंजन से मिलता है तो उनके योग से व्यंजन बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? व्यंजन के बाद या हम लिख सकते हैं व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो व्यंजन हो जाता है, व्यंजन हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है। व्यंजन संधि कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं, संधि कहते हैं। चलिए अब इस पर हम थोड़ा सा ये ध्यान देंगे कि हम संस्कृत को मिला करके जब पढ़ेंगे तो संधियां हमारे लिए बहुत आसान हो जाती हैं, क्योंकि हिंदी में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें च संबंधी नियम, छ संबंधी नियम, ज संबंधी नियम, ये कई सारे नियम होते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है कि यदि हमको एक सूत्र मिल जाए और सूत्र की हम व्याख्या कर लें और उसके उपरांत उसमें हम ये देख लेते हैं कि एक साथ हमको सारणी मिलकर बनकर तैयार हो जाती है, अर्थात सारणी बन जाती है, और उस सारणी के द्वारा हमको संधियों को पढ़ना बहुत ही सरलतम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में देखते हैं कि व्यंजन संधि क्या होता है? जब स्वर या व्यंजन के साथ व्यंजन मिलता जब व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, ऐसे स्थिति में एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे वाक और धन ईशः, वाक प्लस ईशः। अब देखेंगे वाक, ये तो हमको व्यंजन मिला, ये क्या मिला? व्यंजन वर्ण मिला, और जो दीर्घ ई है ये क्या है? स्वर है। लेकिन यहां पर क्या है? स्वर में तो कंडीशन थी कि स्वर के साथ स्वर ही मिलेगा, लेकिन व्यंजन में ये कंडीशन है कि व्यंजन के साथ स्वर भी मिल सकता है और व्यंजन के साथ व्यंजन भी मिल सकता है। तो ऐसी स्थिति में बनेगा क्या? यानी आदेश वर्ण क्या होंगे? व्यंजन ही होंगे। अब इसको हम देखेंगे वाक प्लस ईशः। वाक का जो है ये व्यंजन है और ईशा में जो दीर्घ ई है ये क्या है? स्वर है। तो ऐसी स्थिति में क्या आपने लिखा? स्वर या व्यंजन आए तो क्या? व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो व्यंजन के बाद क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा?
आए तो व्यंजन हो जाता है, तो क्या होगा, इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये क्या होंगे, ये आपका योग होगा और इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा जसत्व संधि से। तो इसका आगे नियम हम पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वागीशः, क्या हो गया, वागीशः। ठीक है, वाक प्लस ईशः बराबर क्या हो जाएगा, वागीशः। अब इसमें देखेंगे ये गा जो हुआ ये क्या हुआ, आदेश वर्ण हो गया, इसलिए इनसे क्या हुआ, ये जो गा बना था ये क्या हुआ, आदेश वर्ण हुआ, और क्या हुआ, ये व्यंजन और ये स्वर के मिलने से व्यंजन बन गया। अब आगे आपने लिखा है कि व्यंजन आए तो व्यंजन के बाद क्या है, व्यंजन आए, तो देखते हैं, सत हो गया, क्या हो जाएगा, सत प्लस चित, सत प्लस चित, सत प्लस चित। अब देखेंगे, अब इसमें क्या है, ये आपको व्यंजन वर्ण मिला और ये भी च भी क्या मिला, व्यंजन वर्ण मिला, तो ता के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये अभी इसी के बाद इसका हम इष्युत संधि में इसको पढ़ेंगे, तो ता के बाद ये च वर्ग आता है, यानी चा या च वर्ग आ जाए तो ऐसी स्थिति में ये क्या बन जाएगा, चा बन जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, सच्चित। तो आपने देखा कि व्यंजन के बाद यदि स्वर आता है तब भी व्यंजन होता है, और व्यंजन के बाद व्यंजन आता है तब भी क्या होता है, व्यंजन हो जाता है। अब इसमें क्या है, इसमें देखा हमने कि इसमें स्वर आया और इसमें क्या हुआ, व्यंजन आया, तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि जब स्वर के साथ व्यंजन के साथ स्वर मिलेगा तब भी व्यंजन संधि होगी, व्यंजन के साथ व्यंजन मिलेगा तब भी व्यंजन संधि होगी। तो इतना हम लोगों के समझ में आ गया कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो व्यंजन हो जाता है। अब आगे हम जो संधि प्रकरण में जो पहली संधि है हम लोग पढ़ेंगे इष्युत संधि। क्या पढ़ेंगे, इष्युत संधि। तो अब देखेंगे इष्युत संधि में सबसे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, इष्युत संधि में इसका जो सूत्र है, इस सूत्र क्या दिया गया, स्तोह इष्युना इष्युः, स्तोह इष्युना इष्युः। तो इसमें क्या है कि कैसे, अब इस सूत्र यानी संधि सूत्र की हम अगर व्याख्या कर लेते हैं और इसका सूत्रार्थ समझ लेते हैं तो संधि पढ़ने में हमें सुविधा और हो जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्तोह क्या है, तो इसको हम क्या करते हैं, सारणी तैयार कर लेते हैं। अब इसमें देखते हैं कि स्तोह है क्या, स्तोह क्या है, हमारा स्तोह जो है इसको क्या करते हैं, स्तोह लिखा गया है, तो स्तोह को हम क्या करते हैं, शा अर्ध शा के रूप में, यानी आधा सा है तो हलंत के रूप में भी इसको हम लिख सकते हैं। और इसके बाद क्या है, तोह है, तो तोह का अर्थ क्या हो जाएगा, हम लोग हमारी जब आप लोगों ने जो वीडियो देखी होगी हिंदी संस्कृत वर्णमाला में, तो हिंदी संस्कृत वर्णमाला में ये बताया गया था कि जो ता है उसको हम संस्कृत में इस वर्ग को तु वर्ग से स्पष्ट करते हैं, यानी तू का बात करें तो संस्कृत वर्णमाला में तो तू का अर्थ हो जाता है तु वर्ग, यानी त थ द ध न। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि तू का तो हो गया। अब आप शब्द रूप से समझिए, अगर शब्द रूप आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है तो आपके लिए और आसानी हो जाएगी। तो तू का अगर हम करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, तू का क्या रूप बना है, तोह बना है, क्या बन गया है, तोह बन गया है। अब जैसे हम गुर का रूप पढ़ें, शिशु का रूप पढ़ें, भानु का रूप पढ़ें, तो इनसे क्या हो जाएगा कि इसमें पंचमी और खष्टी के एक वचन में क्या बनता है, जैसे अगर हम गुर का करें तो क्या हो जाएगा, गुर का रूप अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो हम इसके एक वचन के सारे रूप आप लोगों को बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, गुरु गुरुम गुरुणा, गुरु गुरुम गुरुणा, गुरवे गुरोह गुरोह, ठीक है, और गुरो गुरु। तो इसमें हम देखते हैं कि पंचमी में क्या मिला, क्या मिला, गुरोह, और खष्टी में भी मिला गुरोह। अब इसके बाद अगर हम इसी तरह से क्या हो जाएगा, भानुनो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भानुनो शिशोह, ठीक। तो अगर हम शिशोह के सी को हटा दें और सू की बात करें तो सू का क्या हो जाता है, सो हो जाता है, नू का क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, और रू का क्या हो जाता है, रो हो जाता है। उसी तरह से तू का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा। तो ये हमारे समझ में आया गया कि स्तोह का अर्थ हो जाएगा
अर्धदंतिशा, और तो का अर्थ क्या है कि तू वर्ग होगा, जो पंचमी और षष्ठी में तो हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, इधर हम लिख लेते हैं कि ये जो हमारा स्थानीय होगा वो क्या हो जाएगा, शकार शा हो जाएगा, और तू वर्ग की बात कही गई तो ता था दा धा और क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा, ता था दा धा ना हो गया। अब ऐसी स्थिति में इस चुना देखते हैं, तो इस चुना क्या हो जाएगा, इस चुना अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, तृतीया हो जाएगा कि नहीं, जैसे भानुना क्या हो जाएगा, भानुना। तो हम इसको सा को इतना छोड़ देते हैं तो चू का क्या हो जाएगा, चुना हो जाएगा, गुर का गुरना हो जाएगा। ठीक, तो उसी तरह से क्या हुआ, अब इसमें देखते हैं कि चू का क्या हो गया, चुना हो गया। तो चुना का मतलब है तृतीया एक वचन, तृतीया विभक्त हुई। अब ऐसी स्थिति में जब तृतीया विभक्त है तो ये क्या होगा, चू ही तो रहेगा। तो इसमें देखते हैं शकार और च वर्ग, तो ये क्या हो जाएगा, शकार और च वर्ग, च छ ज झ और इया। अब बना क्या, अब होगा क्या, इश्चु बनेगा। तो इश्चु का मतलब भी आपके समझ में आ गया, इश्चु का मतलब शकार और च वर्ग, च छ ज झ और इया। अब इसमें हम थोड़ा सा देखते हैं कि अब एक चीज और ध्यान में रखना है कि ये क्या हो जाएंगे, ये परवर्ण नहीं होंगे। ये जो शकार च छ ज झ इया दिया गया है, ये क्या होगा आपका, ये परवर्ण नहीं होंगे, ये क्या होंगे, पूर्व में भी आ सकते हैं और जो स्थानीय परवर्ण में भी आ सकता है। इसका कारण ये है कि यदि सूत्र में परवर्ण यदि सप्तमी विभक्ति में होगा, यानी सूत्र का जो परवर्ण होगा, या कह सकते हैं सूत्र यदि सप्तमी विभक्ति में होगा तो निश्चित ही वो परवर्ण जो होगा वो अपने ही स्थान पर रहेगा, इधर उधर नहीं हो सकता। ये क्या होगा, शकार और च वर्ग स्थानीय के स्थान पर जा सकता है और शकार और ता वर्ग किसके स्थान पर आ सकता है, इसके दूसरे स्थान पर। तो लेकिन इसमें ये बात पर हम लोगों को ध्यान में रखना है कि इसमें परिवर्तन किसमें होगा। तो परिवर्तन यदि होगा तो होगा ये सकार और ता वर्ग में ही होगा। इस सकार और च वर्ग में परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन होगा किसमें, बदलाव किसमें आएगा, विकार किसमें उत्पन्न होगा, शकार और ता वर्ग में। और ये बन क्या जाएगा, शकार और च वर्ग ही बनेगा। तो ये हम लोगों के समझ में आ गया कि स्तो क्या है, इश्चुना क्या है, इश्चु क्या है। अब इसमें हम थोड़ा सा और समझते हैं। इसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें जो सकार है वो इस सकार से मिले तो बनेगा क्या, श बनेगा, लेकिन आदेश वर्ण क्या हो जाएगा हमारा, सा हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका स्तो हुआ, और ये क्या हुआ, इश्चुना हुआ, और ये क्या है, इश्चु हुआ, और ये क्या हो जाएगा, आदेश हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, आदेश। और ये क्या है, योग है, क्या हो जाएगा, योग। इसको हम परवर्ण नहीं कह सकते, परवर्ण इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ये क्या है, पूर्व में भी हो सकता है और पर में भी हो सकता है, इसलिए ये क्या है, योग है, निमित्तमान। अब इसमें ध्यान देते हैं, सकार यदि शकार के साथ मिलेगा तो शकार ही बनेगा। और इस सारणी पर हम लोग ये ध्यान देंगे, ऐसा नहीं है कि सकार सकार के साथ ही मिलेगा तो शकार ही होगा। ये सा के चास के साथ मिलेगा तब भी शकार हो जाएगा, ये जो सा है छा के साथ मिलेगा तब भी शा होगा, ये शकार जा के साथ मिलेगा तब भी शा होगा, और ये शकार झा के साथ मिलेगा तब भी शा होगा, और शकार इया के साथ मिलेगा तब भी शा होगा। अब इस सूत्र से हमें क्या स्पष्ट हो रहा है कि इसमें जो सकार है, ये सकार और च वर्ग के किसी भी वर्ण से मिलेगा तो बनेगा क्या, इसका आदेश क्या होगा, शाही होगा, यानी तालव्य शाही होगा। ऐसा नहीं है कि सकार अगर छा के साथ मिल रहा है तो सामने छा है तो छा हो जाएगा, ये गलत है। शकार इनमें से किसी भी के साथ मिलेगा तो होगा क्या, वो शकार में ही बदलेगा। अगर इसी तरह से ता है, ता इनमें से किसी के साथ मिल जाए तो बनेगा क्या, वो चा ही बनेगा। चाहे सा के साथ मिले, चा के साथ मिले, छा के साथ मिले, जा के साथ मिले, झा के साथ मिले, इया के साथ मिले, इनमें किसी के साथ अगर मिल रहा है तो बनेगा क्या, वो चा ही बनेगा।
इस बात पर हम लोगों को ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं है कि ता चा के साथ मिलेगा तब चा बनेगा, नहीं, इसमें सकार और च वर्ग के साथ किसी भी वर्ण के साथ अगर मिल जाएगा तो चा ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि चा के साथ मिलने पर चा बनेगा। सा के साथ मिल सकता है, छा के साथ भी मिल सकता है, जा के साथ भी मिल सकता है, झा के साथ भी मिल सकता है और या के साथ भी मिल सकता है। इन जिनके साथ मिलेगा वो बनेगा क्या, चा ही बन जाएगा। अब ऐसी स्थिति में चाहे आप हम था को देखते हैं, छा के साथ मिलेगा तब भी छा बनेगा, ता के साथ इसमें सा के साथ मिल जाएगा तब भी छा बनेगा, जा के साथ मिल जाएगा तब भी छा बनेगा, झा के साथ मिलेगा तब भी छा बनेगा, इया के साथ मिलेगा तब भी छा बनेगा। इस बात पर हम लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। अब उदाहरणों के साथ हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। उदाहरण में जैसे है कस, क्या हो जाएगा, कस प्लस चित, कस प्लस चित। अब इसमें देखेंगे, अब इसमें देखिए कस, इसमें सा मिला और इसमें क्या मिला, चा। अब इसको हम सारणी में देखते हैं। सा जो है किसके साथ मिल रहा है, चा के साथ, तो बनेगा क्या, सा बनेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तालव्य सा। और इसमें संधिवर्ण हो, क्या हो जाएगा, कश्चित, क्या हो जाएगा, संधि कश्चित। अब इसमें देखते हैं कि ये जो चा है इसके साथ इसका क्या हुआ, योग हुआ है, परवर्ण नहीं हुआ कि ये सा और चा मिलकर के शा बनाए हैं, नहीं, इनके साथ इनका योग हुआ और इस शा किसमें बदल गया, तालव्य शा में। ठीक, कस प्लस चित बराबर कश्चित। इसी तरह से सत प्लस चित बराबर, देख लेते हैं, सत प्लस चित बराबर, तो क्या हो जाएगा, ता के साथ क्या हुआ, शत प्लस चित। अब ता के साथ ये मिलेगा, चा मिला तो क्या बन जाएगा, चा मिल गया। अब ये अलग की बात है कि इसका सामने यानी इसके बिल्कुल सामने के सामने वर्ण मिल गए। अब ता के साथ मिला तो क्या हो जाएगा, ता किस में बदल जाएगा, शा में बदल जाएगा, किस में बदलेगा, सा में। तो बराबर क्या हो जाएगा, सच्चित, क्या हो जाएगा, सच्चित। ये ध्यान में रखना है। आगे कुछ उदाहरण और देख लेते हैं। अगला उदाहरण हम देखते हैं कि इसमें से और कैसे क्या मिलने पर बन जाएगा। अब देखते हैं, बृहद, बृहद प्लस झरह, बृहद प्लस झरह। तो इसमें देखेंगे दा मिला और इसमें से झा मिला। इसमें दा किसके साथ हो रहा है, झा के साथ। अब झा के साथ हो रहा है लेकिन बनेगा क्या, जा ही बनेगा। तो क्या हो जाएगा, बृहद झरा। तो क्या हो जाएगा, ये दा किसके साथ मिलेगा, दा मिलेगा झा के साथ, तो बनेगा क्या, जा बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में दा क्या हुआ, जा में बदल जाएगा, क्या हुआ, बदल गया जा में, और क्या हो जाएगा, बृहद झरा। ठीक, बृहद झरा हो जाएगा। अगला उदाहरण हम देखते हैं, उद प्लस ज्वाला, क्या हो जाएगा, उद प्लस ज्वाला। अब देखेंगे दा मिल रहा है किसके साथ, जा के साथ मिल रहा है, किस में बदल जाएगा, जा में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, जा में बदला, तो क्या हो जाएगा, बराबर आपका उज्ज्वला, उज्ज्वला। हाँ, और एक बात ये ध्यान रखें, ये कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में कौन सा शब्द सही होगा। तो उज्ज्वला में डबल यानी दोहरे अर्धजा होंगे, ये ध्यान रखना, कई बार ये पूछा गया है। और किस संधि से पूछा गया, उद प्लस ज्वाला बराबर क्या हो जाएगा, उज्ज्वला। ठीक, या पूछ लिया गया उज्ज्वला का सही संधि विच्छेद होगा तो उद प्लस ज्वाला। ठीक, इस तरह से संस्कृत की परीक्षाओं में यानी जो आपका यूपी टेट है या एमपी टेट है, बिहार टेट है, हरियाणा टेट है, उनमें ये पूछा जाता है कि इस संधि का, कि जैसे हुआ बृहद झरा में कौन सी संधि होगी, तो बृहद झरा में संधि होगी इश्चुत संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, इश्चुत संधि। जैसे उज्ज्वला में संधि होगी तो क्या हो जाएगा, इश्चुत संधि। कभी कभी ये पूछ लेता है इश्चुत संधि का सही संधि सूत्र क्या होगा, तो सही संधि सूत्र हो जाएगा इस्तोह इश्चुनाह इश्चुः, इस्तोह इश्चुनाह इश्चुः। या फिर पूछ लेगा इस्तोह इश्चुनाह इश्चुः किस संधि का सूत्र है, तो हम लोगों को उत्तर यही देना है, इश्चुत संधि का। ये अब इसके बाद
कई सारे इसमें से इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, केवल शब्द को न दे करके इस सारणी के वर्णों को दे देता है। ये दे देता है जैसे था प्लस क्या हो जाएगा शा। अब इसमें जो थ और शा मिलकर के क्या बनाएंगे, इसमें था और शा मिलकर के क्या बना लेंगे भाई, ये आपका बनेगा, आपका छा ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा, छा बन जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि था प्लस शा बराबर क्या होगा, तो हमको ये ध्यान देना है कि ये किस संधि से संबंधित है। अगर ये इष्युत संधि से संबंधित है तो इस हमको सूत्र याद होना चाहिए, इष्टो, और उसमें क्या है कि ये था और शा मिलकर के छा बना लेंगे। आगे उदाहरण एक और हम देख लेते हैं, जैसे उत प्लस चारण, उत प्लस चारणम, तो ता से क्या बन जाएगा, अब ता देखेंगे, ता है आपका और क्या किसके साथ, चा के साथ मिलेगा, तो क्या बनेगा, चा ही बनेगा। और क्या हो जाएगा, ता चा के साथ मिलेगा, चा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उच्चारणम। क्या हो गया, उच्चारणम। तो इस तरह से हम लोगों को ध्यान देना है कि कैसे इसका ये हो जा रहा है। तो ये संधि आप लोगों की समझ में आ गई होगी।